डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, वेलकम बैक। प्रशांत सर हियर। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और कुछ क्वेश्चंस अभी बचे हुए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड के। तो आज उन बचे हुए क्वेश्चंस को लगाएंगे और अगला टॉपिक है जो हमारा एलिमिनेशन मेथड, उस टॉपिक को भी स्टडी करेंगे। कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि आप लोग उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है अपनी पढ़ाई को लेकर, तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हों और अपनी चीज़ों को सही तरीके से करने की कोशिश करें। तो देखते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया जाए। If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6। और अगर 3 ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है? 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। तो आपको सबसे पहले क्या लेट करना है? लेट द न्यूमरेटर इक्वल्स टू x, लेट द डिनोमिनेटर इक्वल्स टू y, so the fraction इक्वल्स टू x अपॉन y। तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है? x अपॉन y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है उसके हिसाब से काम करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन कितनी हो जा रही है? 9/11। इतना काम हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हमें इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा और रिड्यूस करना होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। तो पहले 11 का इसमें करूँगा और 9 का इसमें। तो बना हमारा ये 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18। तो ये बना आके 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। दैट इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। अब ये कह रहे हैं कि इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी अब अगर 3 ऐड कर दें, किसमें? न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन कितनी बन जाती है? 5/6। फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे? 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15। तो ये बना है हमारा जाके 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। दैट इज आवर इक्वेशन सेकेंड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या था कि किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करिए और उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में प्लेस कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट सेकेंड इक्वेशन से उठा रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, क्या है सेकेंड इक्वेशन? 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। तो 6x कितना होगा? ये माइनस के 5y वहाँ जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो x कितना आया? 5y माइनस 3/6। अब इस x की वैल्यू को हमने कहाँ रख देना है? हम रख देंगे इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट जो कि हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई है। इस इक्वेशन फर्स्ट में हम x की वैल्यू को प्लेस कर रहे हैं। तो 11 ब्रैकेट x की जगह रख रहे हैं। तो 5y माइनस 3/6 माइनस 9y इक्वल्स टू -4। अब आप 11 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बना है 55y माइनस 33/6 माइनस 9y इक्वल्स टू -4। यहाँ पे एलसीएम लेना होगा तो एलसीएम हमने ले लिया है 6। तो 55y माइनस 33 माइनस 54y इक्वल्स टू -4। ये 6 -4 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हो जाएगा 55y से 54y। तो ये बचा है हमारा y माइनस 33 इक्वल्स टू -24। तो y इक्वल्स टू हमारे पास प्लस का 9 आ गया है।
y की वैल्यू उठा दीजिए, यहाँ रख दीजिए, तो आपको मिल जाएगा x। तो 9 5 45 माइनस 3 42/6 7। तो x कितना मिला हमें यहाँ पे 7। तो ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि 5 years hence। अच्छा, यहाँ एज रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। दो लोग हैं यहाँ पे, एक जैकब है और एक जैकब का सन है। 5 years, फिर से पढ़ते हैं, 5 years hence। hence का मतलब होता है बाद में, 5 साल बाद। 5 years hence का मतलब है 5 साल बाद। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जैकब की एज अपने सन की एज की 3 times हो जाएगी, 5 साल बाद हो जाएगी। और 5 years ago यानी 5 साल पहले क्या था कि जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। दो लोग हैं, लेट द present age of Jacob equals to x years and let the present age of his son equals to y years। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप किसी की एज को लेट कर रहे हैं तो उसकी प्रेजेंट एज को लेट कर रहे हैं, नहीं अभी हाल फिलहाल वर्तमान में जो उसकी एज है उसको लेट किया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हमें आगे जाना है और पीछे जाना है उसकी एज में, तो अगर आगे जाना है तो उसकी एज में उतने ही ईयर्स हम प्लस कर देंगे और अगर पीछे आना है तो उतने ही ईयर्स हम माइनस कर देंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया। 5 years hence की पहली कंडीशन है, तो हम पहली कंडीशन डाल देंगे 5 years hence या 5 years later। 5 साल बाद की कंडीशन क्या थी? द एज ऑफ जैकब। पहले तो जैकब की एज 5 साल बाद कितनी होगी? जैकब्स एज सबको पता है x + 5 years होगी, और सन्स एज y + 5 years। कुछ लोग 5y सोच रहे होंगे। सोचिए अगर आपकी प्रेजेंट एज आज अगर 10 years है तो 5 साल बाद आप कितने 50 के हो जाओगे कि 15 के हो जाओगे? तो प्लस करेंगे, क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो देखते हैं क्या कहा गया है कि द एज ऑफ जैकब, जैकब की एज हमने लिख दी है, विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, 3 times दैट ऑफ हिज सन। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपको क्या मिला? x + y = 3y + 15। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करिए तो आपको क्या मिलेगा? हम 3y को यहाँ ला रहे हैं, x - 3y = 10। दैट इज अवर इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड कंडीशन क्या है? 5 years ago। तो 5 years ago 5 साल पहले जैकब कितने का रहा होगा 5 साल पहले? आप सबको मालूम है कि x - 5 का, और सन कितने का रहा होगा? y - 5 का। अगर आपकी प्रेजेंट एज 10 है तो 5 साल पहले आप कितने के रहे होंगे? माइनस उतना ही कर देना है, यानी 5 years के। अब क्या रिलेशन दिया गया है 5 साल पहले के लिए? 5 साल बाद के लिए जो रिलेशन दिया तो उस रिलेशन को हमने अप्लाई कर दिया है। 5 साल पहले के लिए क्या रिलेशन दिया गया है कि जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन, यानी इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। मैंने जैकब की एज इज इक्वल टू क्या कर दिया है? 7 times ऑफ हिज सन्स एज। तो सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलेगा x - 5 = 7y - 35। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं तो x - 7y = -30। इक्वेशन सेकेंड। आई होप आपको पूरी वर्ड प्रॉब्लम को हमने मैथमेटिकली फॉर्मुलेट कर दिया है। अब आपका काम क्या है कि इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकालिए, इक्वेशन सेकंड में प्लेस कर दिए। चलिए वो भी मैं ही कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें हम तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आएगी 10 + 3y, और इस x को कहाँ रख देना है? यहाँ पर। तो 10 + 3y - 7y =
-30। तो यहाँ बचा हमारे पास 10 माइनस 4y इक्वल्स टू -30 माइनस 4y इक्वल्स टू -40। माइनस से माइनस ख़त्म हो गया तो y कितनी आ गई 10। y की वैल्यू कितनी आई है 10 ईयर्स यानी सन की एज 10 ईयर्स है। तो फादर की एज निकाल लो यहाँ से, y की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए 10 3 ज़ा 30 प्लस 10 40 यानी x इक्वल्स टू 40 ईयर्स। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे और भी क्वेश्चन हमें मिलेंगे 3.4 में, 3.5 में और एक्सरसाइजेज में मिलेंगे इसी चैप्टर की। तो क्वेश्चन को केवल आपको करना क्या है कि यू नीड टू नो हाउ टू मैथमेटिकली फॉर्मुलेट दीज क्वेश्चंस एंड रेस्ट ऑफ द प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द मेथड। बाकी की प्रोसेस इस मेथड पे डिपेंड करेगी कि आपको उस क्वेश्चन को एलिमिनेशन से सॉल्व करना है या सब्स्टिट्यूशन से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो बेसिक क्या है कि आपको उस क्वेश्चन को, उस वर्ड प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना आना चाहिए कि उसे कैसे इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले ये समझेंगे एलिमिनेशन मेथड है क्या। तो एलिमिनेशन मेथड का मतलब ही है कि वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना है। वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक पेयर ऑफ इक्वेशंस लिख रखा है, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस लिख रखा है। इसमें आपको एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई, इसका तरीका क्या है, इसके स्टेप्स क्या है, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा समझ में आ जाएगा लिखने से। स्टेप्स ये हैं कि आपकी इक्वेशन में दो वेरिएबल होते हैं। दोनों इक्वेशंस में कितने वेरिएबल होते हैं, दो वेरिएबल। तो आपको करना क्या है कि दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को चुन लीजिए, किसी भी एक वेरिएबल को चुन लीजिए और उस वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स बराबर कर दीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ x का वेरिएबल 9 है और यहाँ x का वेरिएबल 7 है, यहाँ y का वेरिएबल -4 है, यहाँ y का वेरिएबल -3 है। तो आपको जो इजी लग रहा हो उस वेरिएबल को चुन लीजिए। मुझे यहाँ पे y थोड़ा हल्का लग रहा है, इसके कोएफिशिएंट्स थोड़े से हल्के हैं। हल्के का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी थोड़ी छोटी है। तो मैं कर क्या रहा हूँ, पहले स्टेप ये हो गया कि आपको वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स बराबर करने हैं। एनी हाउ बाई मल्टीप्लाइंग आप इनके वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि पूरी इक्वेशन फर्स्ट में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और पूरी इक्वेशन सेकंड में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या कुछ होगा, चेक करिए। जब आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 27x माइनस 12y इक्वल्स टू 6000। और जब आप इस इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको मिला 28x माइनस 12y इक्वल्स टू 8000। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए कि कुछ हुआ है इक्वल जी। y का वेरिएबल या y वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स सेम हो चुके हैं, y वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स सेम हो चुके हैं। तो ये इक्वेशन हमारी कौन सी बन गई अब, थर्ड, और ये इक्वेशन बन गई 4, नई इक्वेशन है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि अब आपको कब दो ही चीज़ें करनी है। अगर आपने वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स को सेम कर लिया है तो उसके बाद दो ही चीज़ें होंगी, आइदर सब्सट्रैक्ट दोज इक्वेशन और ऐड दोज इक्वेशंस। या तो आप उन इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए या फिर आप उन इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, एडिशन का कि सब्सट्रैक्शन का। तो ध्यान में रखिए, जब दोनों कोएफिशिएंट्स के चिन्ह, दोनों कोएफिशिएंट्स के साइन सेम हो तो आपको हमेशा सब्सट्रैक्शन करना है। यानी मैं इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, और सब्सट्रैक्ट करने में क्या होता है, चिन्ह बदल दिए जाते हैं, साइन पलट दिए जाते हैं, माइनस प्लस माइनस। ये खत्म हो चुके हैं चूंकि अपोजिट साइन के हो गए, माइनस और प्लस की। 27x से 28x गया, माइनस x 6000 से 8000 गया, माइनस 2000, और इस तरह हमारे पास x आ गया प्लस का 2000। x आ गया है तो x की वैल्यू उठा के हम किसी में भी रख देंगे, y निकल आएगा। x की 2000 रखते हैं यहाँ पे वैल्यू, 9 2 ज़ा 18,000, 18,000 माइनस 4y, माइनस के 4y वहाँ पे गए, 2000 यहाँ आए, 18,000 माइनस 2000 16,000, यहाँ पर 4y है तो y इक्वल्स टू 4000। ये वैल्यूज़ आपकी x और y की आ चुकी हैं।
तो 3.4 स्टार्ट करते हैं और 3.4 को स्टार्ट करने पर हमें 4 क्वेश्चन दिखेंगे पहले ही क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 पार्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आपको यहाँ पे 4 पार्ट करने, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2 कोई पार्ट करके दिखा दूँ। तो सबसे पहले हम लोग थर्ड इक्वेशन उठाते हैं। थर्ड इक्वेशन को हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, यानी ये कुछ इक्वेशन अलग तरीके से लिखी है तो हम इसे रिड्यूस कर लेंगे अपने फॉर्मेट में। 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4 है, और 9x ये 2y वहाँ पे लिखा है, यहाँ ले आए हैं, माइनस 2y इक्वल्स टू 7। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? मैं यहाँ पे अगर पहली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और दूसरी इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करूँ? किसी से नहीं मत करिए। क्यों? क्योंकि ये 3 3 सा 9x हो जाएगा और यहाँ ऑलरेडी 9x है, तो केवल इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये बना 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12। यहाँ किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं करना है। 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। हम दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दे रहे हैं। ध्यान ये रखना है कि एक ही वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम हो। ऐसा ना हो आपने यहाँ सेम कर लिया और फिर आप यहाँ सेम कर रहे हैं, नहीं, यही सेम होने चाहिए। माइनस प्लस माइनस ये ख़त्म हो चुके हैं। माइनस का 13y इक्वल्स टू हमारे पास आ चुका है 5, और y इक्वल्स टू माइनस 5/13। इस y की वैल्यू को आप उठा के x में रख दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब उठाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4। तो ये अभी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी है, तो स्टूडेंट्स इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल ले रहे हैं। इसका एलसीएम हमने ले लिया 6, तो ये हुआ 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -1, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। यहाँ भी हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ एलसीएम 3 है, तो 3x माइनस y इक्वल्स टू 3, और ये बन गया है 3x माइनस y इक्वल्स टू 9। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। आप ध्यान से देखें तो यहाँ आपको कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इक्वेशन में x के कोएफिशिएंट्स सेम है। तो हमने इस इक्वेशन के नीचे इस इक्वेशन को लिख लिया है। और हमने इसे माइनस कर दिया, प्लस कर दिया, सिंबल चेंज किए हैं। 5y इक्वल्स टू -15, y इक्वल्स टू -3। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बाकी के 2 क्वेश्चंस आप खुद लगाइएगा और आगे का काम कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे।